ठीक है, तो लास्ट हम लोगों ने C4 पाथवे पढ़ा था। यस। हाँ, आज हम बात करेंगे कैम यानी कि ग्रेसुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब ये जो साइकिल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज वर डिस्कवर्ड बाय ओलेरे एंड रूहानी। ये डिस्कवर्ड करी थी ओलेरे एंड रूहानी ने, है ना। ओलेरे और रूहानी ने इसको डिस्कवर्ड करा था। अच्छा सुनो, ठीक, अब इन्होंने क्या देखा कि भाई जो CO2 का फिक्सेशन है वो अलग तरीके से हो रहा है इनमें। ठीक है, मेनली इन द नाइट। कब हो रहा है बेटा? नाइट के टाइम में। ठीक है, अब होता क्या है, जो ग्रेसुलेशियंस होते हैं, जो सक्लेंट जीरोफाइट समझते हो? जो कि एरिड एरियाज में मिलते हैं, मतलब जो जिनके पास पानी की कमी होती है, वो प्लांट्स, है ना। तो उन्होंने देखा कि इनका जो स्टोमेटा होता है वो नाइट के टाइम कैसा रहता है बेटा? ओपन रहता है। और दिन के टाइम क्या हो जाता है बच्चे? वो क्लोज। क्लोज हो जाता है। जब स्टोमेटा नाइट के टाइम ओपन होगा तो फिर CO2 का फिक्सेशन भी कम होगा रात में, नाइट में ना। यस सर। तो इन्होंने क्या देखा था बेटा? दे ऑब्जर्व दैट they observe that CO2 fixation occur at night। ठीक है बेटा? यस सर। ओके बच्चों, ये पॉइंट समझ में आया? यस अच्छा, ये जो क्रैसुलेशियन होते हैं इनका जो स्टोमेटा होता है वो संकन स्टोमेटा होता है। संकन जानते हो आप? या सॉरी, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा, नॉट संकन, स्कोटो एक्टिव। स्कोटो का मतलब होता है नाइट। स्कोटो का मतलब नाइट। नाइट। एक्टिव का मतलब एक्टिव होने वाला, मतलब रात के टाइम पे एक्टिव होता है। तो इसमें हम लिखते हैं दे, मतलब के क्रसुलेशियन हैव which type of stomata? Scoto active stomata। Clear? यस सर। Means this stomata will open at night, opens at night। कब खुलेगा बच्चों ये? नाइट में। चलिए, अब होता क्या है कि इनमें CO2 आपका 2 बार फिक्स होगा, ऐसा नहीं सिर्फ एक ही बार फिक्स हो रहा है। ध्यान से सुनेंगे। CO2 fixation occur how many time? 2 times। 2 times। 2 बार होगा। पहला नाइट और दूसरा डे टाइम में। एक बार रात में होगा और एक बार बच्चों डे टाइम में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, अब होता क्या है, 2 चीजें होती हैं, एक तो एसिड बनेगा, एक एसिड टूटेगा। ठीक है, तो हमने इसको इस तरीके से लिख देते हैं भाई, एसिडिफिकेशन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एसिड। एसिडिफिकेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ एसिड। दूसरा क्या, ये एसिड आपका टूट जाएगा, इसको क्या कहेंगे? डी एसिडिफिकेशन। वेरी गुड, यानी कि एसिड बनना भी है और एसिड टूटना भी है। देखो होता क्या है, नॉर्मल बहुत आसान लफ्जों में आपको बताऊं, रात में आपका स्टोमेटा ओपन होगा, हो गया, उससे CO2 आपकी अंदर, यानी कि अगर मैं यहां पर बना लूं कि ये स्टोमेटा है, ठीक, और इससे क्या अंदर आएगी बच्चों? CO2।
CO2। ठीक है, ये आपको ओपन हो गया। अब ये CO2 जो रहेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा पहले किसमें, HCO3। किसमें बच्चे, HCO3 HCO3 आपका जुड़ जाएगा किसके साथ, PEP, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, पायरुवेट। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पेपकेज। ये कौन सी साइकिल है एक तरीके की, C4, क्योंकि पैप से जुड़ने के बाद क्या बनेगा बेटा, ऑक्सैलो एसिडिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड विल बी कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड। मैलिक एसिड। मैलिक एसिड। हो गया फॉर्मेशन ऑफ एसिड। यस यस सर। ठीक है बच्चे, हो गया ना, यस सर। ठीक है। दिस मैलिक एसिड विल बी स्टोर्ड इन, सॉरी, स्टोर्ड इन वैक्यूल। किस में स्टोर करके रखा जाएगा ये, वैक्यूम। वैक्यूल। ये कब हुआ बेटा, नाइट के टाइम में। इतनी बात समझ में आ गई यस सर। यस सर। है ना। सो एसिडिफिकेशन हो गया। अब जैसे ही डे टाइम आएगा, दिस मैलिक एसिड विल बी ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड द वैक्यूल। वैक्यूल। जो वैक्यूल है, वैक्यूल से निकाल के बाहर रख दिया जाएगा। ठीक। अब द मैलिक एसिड विच इज ऑल्सो हाउ मेनी कार्बन, 4 4 Four. कार्बन कंपाउंड, ठीक है, डीकार्बोक्सिलेट इनटू पायरुविक एसिड। Pyruvic किसमें बदल जाता है बेटा ये, पायरुविक Pyruvic acid. पायरुविक एसिड में। एंड the CO2 which has been released during the decarboxylation of malic acid, it is utilized in which cycle, Calvin cycle. Calvin cycle. C3 cycle। okay, बात समझ में आई, Yes sir. यस सर। ठीक है। and this pyruvic acid is regenerated or is being used to regenerate the phosphoenol pyruvate, PEP। PEP। जहां से शुरू हुआ था वहीं खत्म हो गया। हाँ बच्चों, दोबारा समझे एक बार और। यस सर। यस सर। देखो बच्चों, कैम साइकिल कहलाती है क्रेसुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म। डिस्कवर करा था ओलेरे और रूहानी ने, ठीक है। उन्होंने बताया CO2 फिक्सेशन जो है ऑकर हो रहा है नाइट में, हालांकि दोनों टाइम हो रहा है। ये देखें आप, नाइट में एक बार पैप के साथ जुड़ गया, आया ना, Yes. यस पर जो बाहर से आया है तो वो तो खैर नाइट में हुआ है, मगर जो अंदर टूट के CO2 जुड़ा था वो डे टाइम में भी जुड़ा। जहां पर कौन सी साइकिल हुई, C3 cycle. 3 साइकिल। ठीक है। अब ये जो क्रेसुलेसियन है, ठीक, इनके पास जो स्टोमेटा होता है वो होता है स्कोटो Active. स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। मतलब ओपन होगा कब, Night. और बंद हो जाएगा कब, Day. दिन में। ठीक है बेटा। अब जरा देखें, अब इन्होंने यहाँ नाइट लिखा है, मगर करेक्टली अगर देखा जाए CO2 फिक्सेशन 2 टाइम होगा। देखें आप, पहले रात थी, स्टोमेटा ओपन हो गया, ठीक, CO2 अंदर आया, कन्वर्ट हुआ किसमें, HCO3। HCO3 बाइकार्बोनेट आयन में। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन आपका किसके साथ जुड़ गया, पैप के साथ। पैप आपका 3 कार्बन कंपाउंड है, एक कार्बन के साथ जुड़ा, 4 कार्बन का बनाया, जिसका नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड एंड मैलिक एसिड गेट स्टोर्ड इनटू द vacuole। That's it. That happens in the night and CO2 fixed one time. As soon as the day comes, the malic acid transported out of the vacuole where it gets decarboxylated. One carbon dioxide molecule from the malic acid gets removed and it is being utilized in the, C3 cycle. so first CO2 fixed here and second CO2 fixed Calvin cycle. C3 cycle. Now there is a formation of pyruvic acid. The pyruvic acid is regenerated into PAP. Okay, the malic acid is deacidified into phosphoenol pyruvate. Pyruvate. So this is how the CAM cycle occurs. Okay beta, Yes sir. Yes sir। लिख लो बच्चों, So लिख लिया, yes sir. ठीक है।
अब एग्जाम्पल लिख लें जिनमें ये होगा, जैसे कि आपका कांटे नुमा पेड़ जो होता है ओपेंशिया, एप्पल नहीं, एप्पल नहीं, एलो एलो एलोवेरा जानते हो? Yes, sir. Yes. एलो, पाइन एप्पल है। Yes, sir. बस इतने काफी है, लिख लें बेटा। तो हो गया। हो गया? Yes, sir. Yes. Sir, amaranthus. हाँ मेरे दिमाग से उतर गया सॉरी। कल डेफिनेटली, ठीक है, Yes, sir. या ऐसा करो अपना ही होमवर्क बना लो इसको, ठीक है। Okay, sir. अगला है टॉपिक आपका फोटो रेस्पिरेशन। Respiration. Respiration. देखो बच्चों, फोटो रेस्पिरेशन क्या है, देखिए मान लीजिए यूजुअली C3 प्लांट का काम क्या है कि CO2 आएगा उसके साथ जुड़ेंगे और C3 साइकिल करेंगे, है ना, यही तो काम है C3 प्लांट का, Yes. Yes, sir. है ना? अब मान लीजिए CO2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया बेटा, No. लो हो गया है, ठीक है, और किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, Oxygen. ऑक्सीजन का। तो क्या करता है रुबिस्को आपका RUBP को किसके साथ जोड़ देता है, Oxygen के साथ. ऑक्सीजन के साथ जोड़ देता है। तो जब ऑक्सीजन के साथ जोड़ता है तो कार्बन ग्लूकोज नहीं बनता, एक वेस्टफुल प्रोसेस हो जाता है जिसमें कोई फायदा नहीं होता, बल्कि ATP और NADH भी Use हो बढ़ते जाता है. जाते हैं, है ना। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, Respiration. फोटो रेस्पिरेशन। क्लियर है बेटा? Yes, sir. इसका दूसरा नाम है C2 साइकिल। कौन सी साइकिल बेटे? C2. C2 cycle. C2 cycle, and this C2 cycle is because first stable compound is formed phosphoglycolate। पहला स्टेबल कंपाउंड क्या बनेगा, Phosphoglycolate. ठीक है, एंड दिस इज हाउ मेनी कार्बन, जो पहला स्टेबल कंपाउंड हम इसलिए कहते हैं भाई इसमें फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है, ठीक है। डिस्कवर कराता है इसको, डिस्कवर्ड बाय डेकर एंड टीओ, डेकर और टीओ ने करा था, ठीक। अब अगली चीज क्या है, फोटो रेस्पिरेशन इज अ वेस्टफुल Process. प्रोसेस, इसमें कोई फायदा नहीं है। फोटो रेस्पिरेशन इज ए वेस्टफुल प्रोसेस, ये बहुत ही वेस्टफुल प्रोसेस है ना, बिकॉज देर इज नो सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज और फूड, ठीक है, नो शुगर इज सिंथेसाइज, कोई भी शुगर आपकी सिंथेसाइज नहीं होती, ठीक है। रेदर, बल्कि क्या होता है, 1 ATP and NADPH is used. वेरी गुड, ATP एंड NADPH इज यूज। इसमें क्या करते हैं, ATP और NADPH को इस्तेमाल कर लिया जाता है। क्लियर? Yes, sir. Yes. ठीक है। इट रिलीज इनटू द, या इट रिजल्ट इन रिलीज ऑफ CO2, ठीक है। Yes, sir. और इसको कंप्लीट करने के लिए 3 सेल ऑर्गेनल यूटिलाइज होते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और Mitochondria. Mitochondria. वेरी गुड, आर यूटिलाइज्ड फॉर द 1 cycle of PCO, photo respiration carbon oxidation। clear? Yes, sir. Yes. Number 1 chloroplast, number 2 peroxisome, and number 3 Mitochondria. Mitochondria. mitochondria। चलो लिख लो बेटा।
सर हो गया। हो गया? So, यस हम्म, देखो बेटा, ये है, मान लेते हैं हम, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है। ये क्या बच्चों? chloroplast. 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 इसके बाद क्या आएगा बेटा? पेरोक्सिसोम। Peroxisome. और इसके बाद क्या आएगा बच्चों? Mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये तीनों में ये साइकिल चलेगी, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक काम करते हैं, एटमॉस्फेयर से कि हाई कंसंट्रेशन किसका कर देते हैं? Oxygen का. ऑक्सीजन का। यहाँ पर प्रेजेंट होगा आपका आरयूबीपी, ठीक है। आरयूबीपी क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ Bind कर जाएगा. बाइंड कर जाएगा और बनाएगा आपका फॉस्फोग्लाइकोलेट। क्या बनाएगा? Phosphoglycolate. फॉस्फोग्लाइकोलेट। पीजी लिख रहा हूँ, पीजी की फुल फॉर्म मैंने यहाँ पर लिख दी है, फॉस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है। प्लस आपका बनेगा पीजीए। पीजीए आप जानते हो क्या है? फॉस्फोग्लिसरिक। Citric acid. हाँ, ये आपका जो रहता है, पीजी इज 2 कार्बन एंड पीजीए इज 3। ओके, अभी क्या होगा, इस फॉस्फोग्लाइकोलेट में से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल जाएगा और ये बन जाएगा ग्लाइकोलेट। क्या बन गया बेटा? Glycolate. फॉस्फोरस निकल गया, ठीक है। क्या बचा? ग्लाइकोलेट। दिस ग्लाइकोलेट विल बी ट्रांसपोर्टेड। अच्छा, ये तो लिख दूं पहले। दिस इज व्हाट? Chloroplast. दिस इज व्हाट? Peroxisome. पेरोक्सिसोम। एंड दिस इज Mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया। ओके बेटा, Repeat Yes, कर sir. दो. मैं शुरू से रिपीट कर दूं बेटा? Yes, sir. देखो तनिष्का, यहाँ पर क्या हो रहा है, फोटो रेस्पिरेशन हो रही है क्योंकि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है। सो व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज हाई, तो रुबिस्को क्या काम करता है, आरयूबीपी को कहता है कि आप ऑक्सीजन से बाइंड कर जाओ। किसके साथ बाइंड कर जाओ? Oxygen. ऑक्सीजन के साथ। जब आरयूबीपी बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ, तो 6 कार्बन का तो बनेगा नहीं, तो 5 कार्बन का एक, सॉरी 5 कार्बन में टूट जाता है 2 कार्बन और 3 कार्बन में। 5 कार्बन का जो कंपाउंड है आरयूबीपी, ये टूट जाता है 2 कार्बन में और 5 कार्बन में। तो 2 कार्बन का जो कंपाउंड बना उसको हम लोग कहते हैं फॉस्फोग्लाइकोलेट, और 3 कार्बन का जो कंपाउंड बना उसको हम कहते हैं फॉस्फो। Phosphoglycerate. ठीक है। अब फॉस्फोग्लाइकोलेट इसको छोड़ देंगे हम यहीं पे, फॉस्फोग्लिसराइड को, ठीक है। जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है, इसमें से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल जाएगा, क्या बचेगा आपका? Glycolate. ग्लाइकोलेट। दिस ग्लाइकोलेट इज ट्रांसपोर्टेड टू Peroxisome. पेरोक्सिसोम, ठीक है। ग्लाइकोलेट क्या करेगा, आपका कन्वर्ट हो जाएगा बाय यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन इनटू ग्लाइऑक्सिलेट। किसको यूटिलाइज करके? ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके किसमें बदलेगा? ग्लाइऑक्सिलेट। ऑक्सिलेट। अच्छा, एक बात सुनो, पेरोक्सिसोम का काम होता है पेरोक्सीडेशन कराना। अब इस क्या होगा कि इसके साथ पेरोक्सीडेज, यही तो है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ऐड होके ग्लाइऑक्सिलेट क्या काम करता है, एक अमाइनो एसिड बनाता है जिसका नाम है बेटा ग्लाइसिन। क्या नाम है बच्चों? ग्लाइसिन Glycine. ग्लाइसिन। ग्लाइसिन बनने के लिए इनकी रिक्वायरमेंट रहती है अमीन ग्रुप की, तो यहाँ पर ऐड हो जाता है आपका एक अमीन ग्रुप। क्लियर? Yes, कितनी sir. बात समझ में आई? तो वहां पर लास्ट में क्या मिला था प्रोडक्ट क्लोरोप्लास्ट में? ग्लाइकोलेट। यहाँ पर हमें क्या मिला लास्ट में? Glycine. Glycine. ग्लाइसिन। ओके बच्चे, Yes, sir. दिस, Sir. जी बेटा, चलो, ये जो ग्लाइसिन है, ये ट्रांसपोर्ट कर दी जाएगी आपकी कहाँ पर? Mitochondria. Mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। अब इस ग्लाइसिन में ध्यान से सुनना, इस ग्लाइसिन में से आपका एक अमीन ग्रुप निकल जाएगा, ठीक है। एक अमीन ग्रुप आपका निकल जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. अब यहां तक आते आते ग्लाइसिन के, बस इसी याद करने के लिए बता दे रहा हूं, क्या होता है कि
ग्लाइसिन, चलो ग्लाइसिन कितने कार्बन का बेटा? 5 ग्लाइसिन तो 2 कार्बन का है ना बच्चे, sir है ना? तो यहां तक आते आते बस रिमेम्बरेंस के लिए याद रखो कितने मॉलिक्यूल बन जाते हैं? 2। तो टोटल कार्बन यहां पर होते हैं 4, जिसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड आपका रिमूव हो जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है तो 3 कार्बन बचते हैं, जिससे कि एक और अमाइनो एसिड बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं serine सीरीन। ठीक है, सीरीन को बनाने के लिए यहाँ पर खर्च हो जाता है, यहाँ पर फॉर्मेशन होता है NaDH का। ठीक है बेटा, yes sir दिस serine is transported into peroxisome। ठीक है, सीरीन कहाँ ट्रांसपोर्ट, जरूरी नहीं है आप पूरी साइकिल याद करो। ठीक है, सीरीन कहाँ ट्रांसपोर्ट कर दी गया बेटा? पेरोक्सिसोम में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? yes sir yes sir ठीक, and this serine is converted into hydroxy pyruvate। Pyruvate and hydroxy pyruvate is converted into glyceric acid हाँ, ग्लिसरेट और ग्लाइसरिक एसिड। जहां 8 लगाओ समझ जाओ 6 एसिड। ठीक है बेटा, yes sir yes sir and this glycerate is transported to Chloroplast. chloroplast where it combines with PG PGA and form the RUBP। यहां पर हम लिख दे रहे हैं ग्लिसरेट एंड RUBP, डायरेक्ट लिख दिया मैंने आपका। भाई आपको याद इतना रखना है कि पहला जो स्टेबल कंपाउंड बनेगा वो बनेगा फॉस्फो। बस इतनी लंबी साइकिल याद करने की जरूरत ही नहीं है। फॉस्फोग्लाइकोलेट, सिंपल सा इतना याद रखो, पहला जो स्टेबल कंपाउंड है फॉस्फोग्लाइकोलेट, कितने कार्बन का? 2 कार्बन का, इसीलिए इसको कौन सी साइकिल बोलते हैं बेटा? C2 cycle. साइकिल। कौन सा प्रोसेस है? फोटो Respiration. रेस्पिरेशन। किन में होगा आप बताओगे? ओनली इन aloe vera C3 प्लांट्स। भाई C3 प्लांट्स में होता है, और ये कैसा प्रोसेस है? Waste process. वेस्टफुल प्रोसेस है। ये मैं इसके निचोड़ बता रहा हूँ जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, जो बिल्कुल आपको याद रखने हैं। दूसरी बात क्या है, कितने सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व है? 3 cell बस organisms. बस इतना ही लिख लो, बस काफी है इसके लिए, इसमें ज्यादा और कुछ है ही नहीं समझने का। sir हो गया हो गया? Yes. yes sir Yes, sir. चलिए ठीक है, आगे देखें आप। देखो, एक होता है वारबर्ग इफेक्ट। कुछ खास उसमें नाम में डरना मत, नॉर्मल सी बात है। जो अभी हम बात समझ रहे हैं ना, अभी हुआ क्या? ऑक्सीजन से कंबाइन करके RUBP, है ना? फोटोसिंथेसिस के बदले क्या हुआ? Photo respiration. फोटो रेस्पिरेशन, यानी कि फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो गया। Yes, भाई sir. मान लीजिए कि 100 लीव्स थी, 100 लीव्स में से 10 में आपका O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो 90 में तो हो रहा होगा फोटोसिंथेसिस, और 10 में आपका फोटो रेस्पिरेशन। तो यानी कि पहले 100 में हो रहा था, यानी कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेस विद द रेट ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेस। जैसे जैसे ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ेगा वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस का रेट Decrease हो जाएगा. ये इफेक्ट क्या कहलाता है? वारबर्ग इफेक्ट। बात समझ में आई? कोई इसमें दिक्कत समझने में? No, sir. no sir वारबर्ग इफेक्ट क्या है ये लिखा दे रहे हैं, बताओ बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं ना? no sir इसको हम लिखते हैं डिक्रीज इन रेट ऑफ Photosynthesis. photosynthesis, decrease in rate of photosynthesis by high O2 Concentration.
कॉन्सेंट्रेशन। concentration, अगर O2 का कॉन्सेंट्रेशन हाई रहता है तो फोटोसिंथेसिस ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो डिक्रीज जाएगा। हो जाएगा। ठीक है, yes sir, चलो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? no नो sir, सर। no sir, ठीक है, देखो चैप्टर आपका खत्म होने पे ही है आज ये। अगले चैप्टर रहेगा रेस्पिरेशन। चलो कोई नहीं, मैं आज ही स्टार्ट कर दूंगा। हम्म एक टेबल है आपके एनसीईआरटी में, उसको फिल कर लेंगे। ठीक है, और मैं इसको उसमें भी डाल दूंगा ग्रुप में भी, तो आप देख लेगा उसको, है ना, जिसमें फिलअप मांगा है कि किस में कितने एटीपी बनते हैं वो। ठीक है, तो उसको देख लेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। yes sir, ठीक है, अब जो अगला टॉपिक है दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस पे फर्क पड़ सकता है ना? कौन कौन से फैक्टर हैं भैया? देखो फोटोसिंथेसिस का काम क्या है? फूड बनाना, ये तो सबको पता है। yes ठीक है, sir, तो फूड तो बाहर बनता नहीं है, मगर बाहर वालों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, CO2, हाँ, है ना, इन सब की जरूरत पड़ती है। मगर अगर अंदर भी कमियां होंगी तब भी फोटोसिंथेसिस पे फर्क पड़ेगा। पड़ेगा, ओके रोहित बेटा, दिखा रहा हूँ, जल्दी से देखो ये स्लाइड। देख लिया बेटा? रोहित हो गया? ओके, चलो। अच्छा सुनो बेटा, मैं ये कह रहा था बेटा कि इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक बात समझ में आई? जितना अच्छा रेट होगा फोटोसिंथेसिस का, उतनी अच्छी यील्ड होगी। इतनी बात क्लियर है? यस सर। yes sir, ठीक है, अब हम दो फैक्टर्स में बात करेंगे। पहले तो हम ये लिखते हैं, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, द रेट ऑफ photosynthesis is very important in determining the yield of plant. जितना अच्छा रेट उतनी ज्यादा yield। ठीक है बेटे? यस सर। yes sir, Yield of plant, ठीक है बेटा? ठीक है, तो both internal as well as external factors are responsible or affect the rate of respiration. Clear? यस सर। yes And external factors affect the rate of photosynthesis. ठीक है बेटे? तो चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल फैक्टर हो, दोनों ही असर डालते हैं फोटोसिंथेसिस के रेट पे। देखो, पहले हम किसकी बात करें? internal, इंटरनल फैक्टर की। मान लो किसी प्लांट पे ज्यादा लीव्स हैं और किसी प्लांट के पास कम लीव्स हैं, तो भाई जिसके पास ज्यादा लीफ होंगे वो ज्यादा करेगा ना yes sir, फोटोसिंथेसिस, है ना? और जिस पे कम लीव्स होंगी तो वहां पर फोटोसिंथेसिस भी कम हो गया। कम होगा। ठीक है, मान लो किसी की लीफ इतनी सी है और किसी के पास लीफ बड़ी है ना? तो दूसरा क्या फैक्टर डिपेंड करता है? साइज ऑफ साइज ऑफ लीव्स। ठीक है, अब मान लीजिए सूरज निकला है इधर, है ना, और लीफ झुक रही है कहां पर? इधर, है ना? तो दिस इज द रॉन्ग ओरिएंटेशन ऑफ लीफ। yes sir, तो द लाइट ऑब्जॉर्प्शन विल बी डिफिकल्ट, है ना? मान लीजिए यहाँ तो पेड़ ही आ गया, तो लाइट ऑब्जॉर्प्शन कम होगा, तो इस तरफ की लीफ का फोटोसिंथेसिस स्लो हो जाएगा, कम हो कम जाएगा। हो जाएगा, रेट कम हो जाएगा। तो थर्ड फैक्टर इज orientation, ओरिएंटेशन ऑफ leaf, leaves। ठीक है, एंड द फोर्थ इज when a leaf is good and healthy, it may have very high number of mesophyll cell. So the number of mesophyll cell also determine the, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। yes, up and even the position I have told you
that mesophyll cell can be arranged in 3 position: peripheral, lateral and random. याद आ रहा है? Yes, sir. हाँ, तो मेसोफिल सेल भी आपके डिटरमाइन करते हैं किसको? तो फिर मेसोफिल सेल, सॉरी, फोर्थ है ना ये बच्चों, ये तो। Yes, sir. yes, sir. एंड नाउ मेसोफिल सेल है तो दूसरा क्या डिटरमाइन करेगा? Chloroplast. Chloroplast. क्लोरोप्लास्ट है तो तीसरा क्या? Chlorophyll. Amount of chloroplast. Amount of chloroplast. क्लोरोफिल, है ना? अब ये सब कुछ सही है, बट एक लीफ पुरानी हो गई है, यानी कि एज हो गई है लीफ की, है ना? तो दैट विल नॉट बी परफॉर्मिंग दैट गुड photosynthesis. And the last one is internal CO2 concentration. If the internal CO2 concentration is low, that the RUBP can bind with oxygen, that will affect the photosynthesis, है ना? Yes, sir. लिखो बच्चों। सर लिख लिया। ओके, चलिए, इंटरनल फैक्टर समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. रिपीट कर दो एक बार। एक बार रिपीट कर दें इसको। यस सर, 8th पॉइंट। ए जो देखो, जब एक होता है डेवलपमेंट, सुना होगा आपने कि बर्थ, ग्रोथ, एजिंग एंड सेंसेंस, ठीक है? अब जब एक एज हो जाती है लीफ की, नाउ इट विल डाई, एक एज आ जाती है लीफ की, अब इसके बाद इसे मरना है, तो इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कम हो जाती हैं, ठीक है? तब क्या होगा? लीफ में फोटोसिंथेसिस का रेट भी कम हो जाएगा, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. अगले कौन से फैक्टर है बेटा? External factors. एक्सटर्नल फैक्टर, भैया बाहरी फैक्टर जो भी होंगे वो आपके एक्सटर्नल फैक्टर होंगे, जैसे कि पहला, Temperature. चलो हमने तो लिख दिया सनलाइट, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा CO2 concentration. To concentration. CO2 कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है बच्चों? तो ये सारे के सारे फैक्टर क्या है? एक्सटर्नल है। CO2 कॉन्सेंट्रेशन एक्सटर्नल भी होगा, ठीक है, और इंटरनल भी होता है। देखो बच्चों, एक होता है लिमिटिंग फैक्टर। क्या होता है बच्चों? Limiting factor. लिमिटिंग फैक्टर। देखो, लिमिटिंग फैक्टर उस फैक्टर को कहेंगे जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस इफेक्ट हो जाए। बात समझ में आ रही? नहीं? Yes, sir. मान लीजिए सनलाइट बहुत अच्छी क्वालिटी में आ रही है, टेम्परेचर भी सही है, वाटर भी सही है, पर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। बात समझ में आई? CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम हो रहा है या इफेक्ट हो रहा है। तो ये क्या, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या बन गया उसके लिए? लिमिटिंग फैक्टर, है ना? इनमें से कोई भी बन सकता था, है ना? कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ बच्चों, ये थोड़ा समझ में आया आपको कि Yes, sir. लिमिटिंग फैक्टर क्या हुआ? सर एक बार फिर से बताओ। देखो बच्चा, एक लॉ है, ब्लैकमैन्स लॉ। कौन सा लॉ? Blackman's Law. हाँ, law of limiting. ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ, Limiting factor. हाँ, ये सब बताने की कोशिश कर रहे थे कि भाई लिमिटिंग फैक्टर कौन सा कहलाएगा। अब मान लो कोई भी एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि एक से ज्यादा फैक्टर से डिपेंड कर रहा है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो Yes, sir. उस फैक्टर का सबसे ज्यादा असर पड़ेगा जो सबसे कम क्वांटिटी में होगा। बात समझ में आई या नहीं? Yes, sir. जैसे मान लीजिए हमारे पास 4 फैक्टर ये एक्सटर्नल फैक्टर हैं, टेम्परेचर सही है, वाटर सही है, CO2 सही है, और लाइट बहुत कम है। ये तो रेयर में होता है, मगर फिर भी लाइट बहुत कम है, तो फोटोसिंथेसिस का इफेक्ट पड़ने लगेगा, ठीक है? तो सनलाइट क्या बन जाएगी उस टाइम? Limiting factor. Limiting factor. लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है बच्चा लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हम इसमें लिखते हैं
if a chemical process is affected by more than one factor, ठीक है, Yes, sir. then ये वाला नहीं आएगा, then its rate is determined by the factor in minimum quantity. चलो लिख लो बेटा। सर लिख लिया। तो लिख लिया। लिख लिया बेटा। यस सर। लिख लो लिख लो लिख लो। सर हो गया। हो गया। देखो अगला है बेटा, इसी में पढ़ेंगे, फैक्टर से भी पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा लिखा दें। कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डिनल पॉइंट। देखो एक साइंटिस्ट है सैक, ऐसे CHS 1860 में इन्होंने एक बात प्रपोज करी, भाई 3 मेन वैल्यूज होती हैं किसी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस की, ठीक है। कितनी मेन? 3 मेन वैल्यूज, या फिर हम लिखे ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। मान लीजिए कोई भी एक फैक्टर पकड़ लीजिए, लाइट ले लें। यस सर। लाइट की एक वैल्यू क्या होगी? मिनिमम, ऑप्टिमम और मैक्सिमम। ओके मुस्कान। दूसरी क्या वैल्यू होगी उसकी? ऑप्टिमम। ऑप्टिमम। तीसरी क्या वैल्यू होगी बच्चों उसकी? मैक्सिमम। मैक्सिमम, ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि भैया कुछ भी रिएक्शन को करने के लिए कम से कम जो फैक्टर है वो अपनी किस में हो? मिनिमम वैल्यू में हो, ठीक है। मान लीजिए मैं कह रहा हूं मुझे क्या कहना चाहिए, 10 ml CO2 चाहिए ही चाहिए। ये क्या हो गई? CO2 की मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू। एक हाइपोथेटिकल बताया है, ठीक है बच्चों ये, ठीक। अब मैं कह रहा हूं या फिर या मैं कहूं कि 20 ml CO2 में रेट ऑफ रेस्पिरेशन बहुत बढ़िया होता है। ये क्या हो गई? ऑप्टिमम। ऑप्टिमम वैल्यू। 30 ml के बाद अगर 30 ml तक CO2 बढ़ा दी जाए तो उसके बाद रेट ऑफ रेस्पिरेशन मैक्सिमम हो जाए। मैक्सिमम हो जाएगा, इसके बाद होगा नहीं, मतलब कि इसके बाद नहीं होगा। तो ध्यान से सुनना, दोबारा बोल रहा हूं बच्चों। 3 वैल्यू है हमारे पास, एक मिनिमम, एक ऑप्टिमम और एक मैक्सिमम। ठीक है। अब इसको ऐसे समझते हैं, ठीक है। आप लोगों ने एक प्लांट लगाया है, ठीक है, इसको आप लाइट दे रहे हो, आप कह रहे हो यार मुझे ये लाइट एक एक्स वैल्यू में चाहिए, इससे कम लाइट होगी तो मेरा प्लांट क्या नहीं कर पाएगा? फोटोसिंथेसिस, है ना। तो ये इसकी वैल्यू एक्स वैल्यू पे आप करें, इससे कम नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब एक्स वैल्यू से नीचे गया तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो एक्स वैल्यू अपने आप में क्या हो गई? मिनिमम वैल्यू, ठीक।
पर अगर कहो कि भाई मुझे वाई वैल्यू मिल जाए तो मजा ही आ जाए। मतलब मजा तब आता है तब फोटोसिंथेसिस बेहतरीन तरीके से हो। ठीक, तो ये वैल्यू क्या हो गई इसकी? ऑप्टिमम ऑप्टिमम। ठीक, अब आप कह रहे हो चलो Z तक तो मेरा प्लांट बर्दाश्त कर लेगा, ये क्या हो गई? मैक्सिमम मैक्सिमम, यानी कि इसके बाद फोटोसिंथेसिस या कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। नहीं होगा। पॉइंट मेरा समझ में आया? यस सर। The physiological reaction does not occur below minimum and above मैक्सिमम वैल्यू। maximum value, but if the value is optimum, that it can go flawlessly for an indefinite period. Clear? यस सर। ठीक है भाई, फिर लिख लेते हैं। मिनिमम वैल्यू। क्लियर बेटा? यस सर At optimum value, PR means physiological reaction। हाँ, रिएक्शन या प्रोसेस, ठीक है। कैन ऑकर एट मैक्सिमम स्पीड या मैक्सिमम स्ट्रेंथ फॉर इंडेफिनिट पीरियड। ठीक है बच्चा? यस सर व्हाट इज मैक्सिमम? above this value the physiological reaction stops। बात समझ में आई? यस सर। चलो लिखो बेटा, लिख लिया बाकी बच्चे भी हो लिखो। गया सर 1 मिनट। हाँ लिखो, आप आराम से लिखो। एक्सक्यूज मी सर हम्म, ये पीआर क्या लिखता है? यस सर पीआर फिजियोलॉजिकल रिएक्शन। ओके सर हो गया ओके बच्चे, यस चलो आगे पढ़े। यस सर। देखो, पहला जो आपका फैक्टर है दैट इज लाइट, लाइट। है ना, जो मेन आपका है। देखो, लाइट की 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो लाइट की क्वालिटी, कि भाई लाइट किस क्वालिटी की आ रही है, मतलब कि क्या 400 से 700 नैनोमीटर की है या फिर दूसरी है, क्योंकि प्लांट कैप्चर ही इसके करेगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। प्लांट Yes, कैप्चर sir. क्या करता है भाई? प्लांट कैप्चर करता है लाइट जिनकी वेवलेंथ हो 400 टू, 700 700। है ना, ये क्या है? कैप्चरिंग रेंज ऑफ प्लांट है ना, कैप्चरिंग रेंज। इसका दूसरा नाम है पार। पार मतलब फोटोसिंथेटिक एक्टिव एक्टिव रीजन। रेडिएशंस, है ना, ये फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कहलाती हैं। इसीलिए क्लियर बच्चा लोग? क्योंकि इसी रेंज में क्या होना है बेटा? फोटोसिंथेसिस। वेरी गुड, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, यस सर ये हो गई। अगर इससे ऊपर नीचे है तो लाइट की क्वालिटी खराब हुई, तो जाहिर सी बात है आप समझ जाओ कि क्या होगा।
अब इसमें भी जो आपकी लाइट एब्जॉर्ब होती है तो क्या बनाता है, विबग्योर बनाता है। Yes, sir. Yes, sir. अब अगर कोई पूछे विबग्योर में सबसे ज्यादा कहाँ पर मैक्सिमम आपका कहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है, Blue and red region. Blue and red. वेरी गुड, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ऑकर एट, Blue and red. वेरी गुड, ऑकर एट ब्लू एंड रेड रीजन। दो Red. रीजन में होता है, एक ब्लू रीजन में और रेड रीजन में। सबसे कम कहाँ होता है, ग्रीन, है ना, ग्रीन लीस्ट। इसीलिए हमें क्या, क्योंकि ग्रीन को वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए हमें सब कुछ प्लांट में क्या दिखता है, ग्रीन, Green. है ना, ग्रीन रिफ्लेक्ट कर दिया तो हमें ग्रीन दिख रहा है सारा कुछ। ठीक है बेटा, अभी समझ में आया थोड़ा बहुत। Yes, sir. देखो अब अगली है लाइट की इंटेंसिटी। देखो जाड़ों में लाइट की इंटेंसिटी होती कम और गर्मियों में लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा. ज्यादा होती है ना। थोड़ी देर भी खड़े हो जाए तो बहुत तेज पसीने आने लगते हैं, है ना। देखो अगर लाइट की इंटेंसिटी कम है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या रहेगा बच्चे, कम. कम रहेगा। ये आपको बिल्कुल क्लियर पता है, कोई दिक्कत तो नहीं, No, sir. है ना। तो अब जरा हम लोग कहते हैं कैसा रिलेशनशिप हो गया, लीनियर रिलेशनशिप हो गया, लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन लाइट इंटेंसिटी एंड CO2 फिक्सेशन एंड CO2 फिक्सेशन। कोई कंफ्यूजन, No, sir. ठीक है। अब कोई पूछे भाई अगर लो लाइट इंटेंसिटी है तो क्या होगा, तो आप बता देना भाई कि भाई CO2 फिक्सेशन कम होगा तो फोटोसिंथेसिस भी कम होगी. ठीक है। चलो देखो, एक होता है हाई इंटेंसिटी, यानी कि अगर लाइट इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगा। जाएगी. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं बच्चा मैं, अगर आप लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हो, आप पौधे को, अपने प्लांट को ज्यादा क्या दे रहे हो बच्चा, लाइट दे रहे हो, बहुत बहुत ही गर्म, बहुत ही अच्छी रेज दे रहे हो, है ना। Yes, sir. तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, पर आपने और लाइट इंटेंसिटी बढ़ाई तो फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो है फोटो ऑक्सीडेशन करता है, जिसको हम पढ़ चुके हैं, क्लोरोफिल आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दिक्कत आएगी, जिसको हम कहते हैं सोलराइजेशन, है ना। Yes, sir. हाँ, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं एट वेरी हाई इन लाइट इंटेंसिटी, एट वेरी, वेरी हाई लिखेंगे, सिर्फ हाई नहीं, एट वेरी हाई लाइट इंटेंसिटी सोलराइजेशन ऑकर। क्या हो जाता है बच्चों, Solarization. सोलराइजेशन मींस फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल। तो जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेस। लिखो बच्चा, हो गया. हो गया। Yes, sir. No, sir. Sir, हो गया. हो गया बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. चलो, कोई दिक्कत किसी को, No, sir. ठीक है। देखो तीसरा है आपका ड्यूरेशन। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन समझते हो भाई, जितना देरी के लिए उसको आपने करा है, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू लाइट। देखो बेटा, मान लीजिए आप ये प्लांट लेके गए, धूप में रखा 15 मिनट और वापस आ गए। आपने एक प्लांट लेके गए, इसको कभी आपने 3 घंटे के लिए छोड़ दिया, तो फोटोसिंथेसिस किस में ज्यादा होगा,
तो 3 सर घंटे 3 आवर्स वाले में है बेटा। सर 3 आवर्स वाले में ज्यादा हो 3 गया आवर्स वाले में तो photo ड्यूरेशन ऑफ लाइट आल्सो मैटर्स, है ना, कि भाई जितना अच्छा ड्यूरेशन मिलेगा उतना ही ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है, Yes, sir. तो हम इसको भी लिख लें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ठीक है, आगे समझाऊं बेटा? ऑफ आगे के लिखिए, है बेटा? ड्यूरेशन ऑफ आगे के लिखिए। ओ ड्यूरेशन ऑफ, अच्छा ड्यूरेशन ऑफ लाइट एक्सपोजर, बस ऐसे करो, थोड़ा सेंटेंस बिगड़ गया था ना ये। ड्यूरेशन ऑफ लाइट एक्सपोजर, ठीक है। ओके सर। हाँ चलो आगे देखते हैं। क्लियर है बेटा पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. तो पहली जो थी हमारा फैक्टर जो था लाइट, अब दूसरी बात करते हैं कार्बन डाई ऑक्साइड। पहली चीज तो नीट के लिए आप याद रखेंगे, मैं जो लाइन लिख रहा हूं, मेजर लिमिटिंग फैक्टर कौन है? Carbon dioxide. हाँ मेजर लिमिटिंग फैक्टर है। आपका लाइट बहुत ही कम ऐसा होता है कि लिमिटिंग फैक्टर बन जाए, कभी भी वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं बनता। देखो लिमिटिंग फैक्टर कब बनेगा? जब सूरज बादलों से छुप जाएगा। बात समझ में आई? Yes, sir. उसके बावजूद भी इतनी गर्मी रहती है कि प्लांट कर सके। दूसरी चीज, प्लांट को आप शेड में रख दो, तब आपका लाइट लिमिटिंग फैक्टर बन गया। या फिर जंगल ही इतना घना हो कि नीचे वाले प्लांट्स को Light नहीं मिलता है. या फिर बहुत गहराई में कोई एक्वेटिक प्लांट्स हो। मेरे पॉइंट समझ में आ रहे हैं आपको? Yes, sir. So light never become easily a limiting factor. It is rare, and I have told you what are the condition that is responsible for the light to become the limiting factor. ठीक है बच्चों लोग? Yes, sir. But CO2 is the major limiting factor because the concentration of CO2 is already low in the atmosphere. ठीक है बेटा? Yes, sir. चलो, the concentration of CO2 is very low In the atmosphere. in the atmosphere. ज्यादा है ही नहीं बेचारी ये गैस। ठीक है, ये कितनी, करीब 0.03 से लेकर 0.04 तक. हाँ 0.04%। ठीक है, अगर इसको पार्ट्स पर मिलियन में बनाओ तो 300 से लेकर 400 पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है बेटा? ठीक है, अब जरा देखें आप, दो तरीके के प्लांट्स के हिसाब से हम लोग इस चीज को समझेंगे। ठीक है, एक है आपका C4 प्लांट। C4 प्लांट में क्या होता है कि आपका जो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, वो 360 माइक्रो लीटर पर लीटर होना चाहिए। ये एक उन्होंने वैल्यू दी है, ध्यान से सुनना। कितना होना चाहिए बेटा? 360 तक। इससे ऊपर होगा तो ये सैचुरेट होना शुरू कर देता है। बात समझ में आई? ठीक है, C4 plants show saturation at 360 microliter per liter. ठीक है, and C4 plant show at 450 microliter per liter. क्लियर है? देखो बच्चों, अगर इंक्रीज करेंगे आप CO2 के कॉन्सेंट्रेशन को तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा। इंक्रीज इन CO2 कॉन्सेंट्रेशन, अगर आप चाह रहे हैं कि प्लांट में CO2 फिक्सेशन ज्यादा हो तो क्या कर दो? CO2 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दो। बट अप increase the rate of photosynthesis, rate of photosynthesis, but up to a certain limit. अगर ज्यादा बढ़ाओगे तो ये डैमेज कर देगी प्लांट को। ठीक है, बट अप टू अ लिमिट।
बिकम डैमेजिंग, उसके बाद क्या होते हैं, बियॉन्ड दिस, बियॉन्ड लेवल, बिकम डैमेजिंग, Damage. डैमेजिंग करने वाले मतलब नुकसान पहुंचाने लगेगी। ठीक है बच्चों, लिखो इसको। लिख लिया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अगला एक पॉइंट है कंपनसेशन पॉइंट। कंपनसेशन पॉइंट, ये वो पॉइंट होता है जहां पर रेट ऑफ रेस्पिरेशन और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। मतलब जितना आपका फोटोसिंथेसिस है उतना ही क्या होता है बेटा, फोटो रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, है ना। तो इसमें प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, 0। ठीक है, हाँ। तो इसमें क्या लिखते हैं, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम इक्वल टू रेट ऑफ, रेस्पिरेशन। ओके, रेट ऑफ Respiration. रेस्पिरेशन। ठीक है, अब ये क्या होता है बच्चों, इसमें एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी विल बिकम 0। लिख लो बच्चे, सर लिख लिया। Sir, लिख लिया. सबने लिख लिया? Yes, sir. Yes. यस सर। गुड। अब अगले देखें कि पेज भर गए हमारे। हाँ, हमारे पेज भर गए, कोई बात नहीं। अब अगला कौन सा है, तीसरा, Temperature. Temperature. टेम्परेचर। देखो बच्चों, डार्क रिएक्शन क्या है, एंजाइमेटिक है। एंजाइम का रोल है ना उसमें, C3 साइकिल और C4 साइकिल कैम साइकिल में, हाँ या Yes, ना। yes, sir. यस तो, सर। तो एंजाइम आपका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करते हैं, ये आपको पता है। Yes, Yes. sir. ठीक है, तो डार्क रिएक्शन किससे कंट्रोल होगी, ऑप्टिमम Temperature. टेम्परेचर से। टेम्परेचर से ऑप्टिमम तो नहीं कहेंगे, टेम्परेचर से कंट्रोल होगी, ये बात पता है। Yes, sir. ठीक है, हाँ। तो टेम्परेचर का भी अपना एक इफेक्ट पड़ता है फोटोसिंथेसिस पे। इसीलिए हमने देखा है भाई, C3 प्लांट जो होते हैं वो उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि इस टेम्परेचर पे वो मजे से फोटोसिंथेसिस करेंगे। और जो C4 प्लांट होते हैं उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, 32, 30 डिग्री टू 45 डिग्री सेल्सियस तक। हाँ इतना होता है, 30 से 40 45 डिग्री तक होता है। ठीक है, तो हर प्लांट का अपना एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिससे कि वो अपनी फोटोसिंथेसिस करता है। टेम्परेचर कौन किसको कंट्रोल कर रहा है, डार्क Reaction. रिएक्शन को आर कंट्रोल्ड बाय टेम्परेचर। 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 हालांकि बहुत कम इफेक्ट पड़ता है किसका, टेम्परेचर का, लाइट रिएक्शन पे, मगर पड़ता जरूर है बहुत, मगर ना के बराबर, जिसको भी हम क्या कर सकते हैं, हाँ बच्चों क्या कर सकते हैं हम लोग उसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, C4 प्लांट रिस्पॉन्ड टू टेम्परेचर रेंज 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर। यस सर। While C3 plant respond to temperature range 20 to 20 डिग्री टू 25। डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो दूसरी बात क्या है, मान लो कोई प्लांट है जो डेजर्ट इलाके में रह रहा हो, ठीक है, कोई टेम्परेट इलाके में रह रहा हो, तो भाई टेम्परेचर अलग अलग जगह पे भी वेरी करता है, प्लांट के हैबिटेट पे भी निर्भर करेगा वो कहाँ रह रहा है, तो उस हिसाब से भी टेम्परेचर वेरी कर जाएगा। बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर वेरी अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट ऑफ द प्लांट।
लिखो बेटा, देन लास्ट, फिर छुट्टी। तो हो गया। हो गया? यस सर। देखो लास्ट क्या है बच्चों? वाटर। वाटर, है ना? देखो यार, बहुत जरूरी है लाइट रिएक्शन में, तो इसकी बहुत जरूरत है। आपको मालूम है लाइट रिएक्शन में अगर वाटर ना हो तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, पता है ना? यस यस। है ना? वो इलेक्ट्रॉन आता कहाँ से? स्प्लिटिंग ऑफ Water. वाटर से। वाटर। ठीक है, अब देखो प्लांट के पास, बेचारे के पास पानी की कमी हो जाए तो वो क्या करता है? उस पानी की कमी को झेल नहीं पाता। किस कंडीशन में आ जाता है? वो कहलाती है उसका वाटर स्ट्रेस, यानी कि पानी की कमी। ठीक है, अब पानी कम है, अब पानी और गैस का एक्सचेंज करने के लिए एक ऑर्गेनली है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टोमेटो बेटा ये पानी का भी एक्सचेंज कर, ये सॉरी, वाटर वेपर को भी निकालता है और गैसेस का एक्सचेंज। गैसेस का भी। अब मान लो पानी की कमी है तो ये क्या करेगा? अपने आप को क्लोज कर लेगा। क्लोज कर लेगा। अब इसका तो क्लोज करना, तो पानी बचाने के लिए तो क्लोज करा, साथ साथ कम क्या हो गया? CO2। CO2 कम हो गई। अब CO2 कम हो गई तो क्या कम हो गई? फोटोसिंथेसिस। बात समझ में आई? यस सर। फोटोसिंथेसिस। अब देखिए, अब दूसरी चीज क्या? स्टोमेटा क्लोज है, ठीक है। अब क्या होता है? जाहिर सी बात है, अब इससे क्या दिक्कत आएगी? दूसरी दिक्कत किसको आएगी? लीव्स को। लीव्स क्या कर जाएंगी? विल्ट कर जाएंगी, मुड़ जाएंगी, है ना? सिकुड़ जाएंगी, विल्टिंग ऑफ लीव्स। अब लीव्स विल्ट करेंगी तो जाहिर सी बात है, लीफ में कोई दिक्कत होगी तो किसको दिक्कत आएगी? तो फोटोसिंथेसिस भी बेटा आपका कम हो जाएगा। हो जाएगा। क्लियर? यस सर। So this is the last factor that affect the rate of photosynthesis. I hope आपको क्लियर हो गया होगा चैप्टर ये। यस सर। गुड। देखो अगला चैप्टर, देखो अभी तो 5 मिनट बचे हैं, तो अगला चैप्टर हम लोग कल स्टार्ट कर देंगे, दैट इज रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स। ठीक है बेटा? यस सर। चलो इतना काफी आज के लिए, बाकी कल करते हैं। प्रीवियस स्लाइड। प्रीवियस स्लाइड, ओके बेटा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर हमारा टेस्ट होगा संडे को इस चैप्टर का? आपको इन्फॉर्म करा गया है? नो सर, इसी तरह। नहीं, देखो जो इन्फॉर्मेशन आएगी उसी हिसाब से, यस है ना? सर। आपका वैसे पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि जो चैप्टर पढ़ा दिए जाते हैं ना उनका टेस्ट हो ही जाता है, यस सर। है ना? और ये आपके पास इंफॉर्मेशन आ ही जाएगी, ठीक, जो भी टेस्ट होना होगा। सर ठीक बट है? नोट्स नहीं है तो फिर ऐसे कैसे? नहीं नहीं, नोट्स भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। आज वो मैम ने बोला है ना आपको सर से बात करने के लिए, एक बार आप मैसेज डाल लो, सर आपको गूगल ड्राइव शेयर कर देंगे। सर हमने किए थे सर, वो बार बार बोल रहे हैं कि 2-3 दिन में कर देंगे। सर हम ट्राई किया था सर, बहुत दिन हो गए। अच्छा कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ बात करके, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा, फिर थैंक यू सर। टेक केयर बच्चों, बाय। वेलकम। बाय। थैंक यू सर। वेलकम, थैंक यू, बाय बाय।